क्षेत्रों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भूमि संग्रहण के कार्य लेके, तालाब खुदवा के, छोटे छोटे चेक डैम बना के, गेबियन चेक डैम बना के, एनीकट बना के, कुएं बावड़ी खोद के, लोगों के खेतों में टांका बनवा के, लोगों के खेतों में खेत तलाई खोद के, और भूमि संरक्षण के कार्य लेके, सिंचाई के कार्य लेके, एफॉरेस्टेशन के कार्य लेके, हॉर्टिकल्चर के कार्य लेके, निजी खेतों में हॉर्टिकल्चर के कार्य लेके, बाढ़ बचाव के कार्य लेके, रूरल कनेक्टिविटी कर, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन मोटी चीजों के कार्य लिए जाने चाहिए, वो सारे कार्य इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। और जैसा कि कई राज्यों में ये देखा गया है, जहां जहां पे कई जिलों में जिन्होंने अच्छे से काम लिया है, वहां के वाटर टेबल बढ़े। आगे भविष्य में सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो वाटर रहेगा, आप यकीन मानिए तो। और ये योजना वाटर कंजर्वेशन के सारे स्ट्रक्चर को बनाने का परमिशन देता है। कई जगह स्टडी हमने कराया, वाटर टेबल रिचार्ज हुआ है। कई जगह पे जो है आपका जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है। तो ये इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है। तो इस योजना में जो व्यय होगा वो दो कंपोनेंट के रूप में होगा, एक लेबर कंपोनेंट और दूसरा मटेरियल कंपोनेंट। जो भी कार्य लिए जाएंगे उसमें लेबर कंपोनेंट होगा और मटेरियल कंपोनेंट। लेबर कंपोनेंट का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगा और मटेरियल कंपोनेंट का 75% केंद्र सरकार से राशि आएगी और 25% जो है वो राज्य सरकार से राशि आएगी। और इसके अतिरिक्त जो 6% परमिसिबल लिमिट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए, प्रशासनिक व्यय के लिए, वो 6% वो पूरे रूप से भारत सरकार देगी। तो लगभग मोटे तौर पे मानिए इसमें जो इस योजना में प्रावधान है कि 60-40 का रेशियो मेंटेन होगा। लेबर और मटेरियल का रेशियो 60-40 का होगा, 60 पैसा लेबर के रूप में और 40 पैसे मटेरियल के रूप में। और ये जो बजट तय करेगी सभी डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का, ये लेबर बजट के आधार पे होगा। लेबर बजट से हमारा अभिप्राय है कि एक पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में किस महीने में कितने लेबर काम करेंगे और कितने मानव दिवस सृजन किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट में लगभग कितना खर्चा आएगा। तो ये लेबर बजट ग्राम पंचायत वार, माहवार, परसेंटेज और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में बनाने का प्रावधान है। और सबसे मुख्य बात यह है और अच्छी बात यह है कि लेबर बजट भी ग्राम सभा द्वारा बनाया जाएगा। गांव के लोग बैठ के तय करेंगे कि लीन पीरियड कौन सा है, पीक पीरियड कौन सा है। खेती के महीने में नॉर्मली गांव वाले अपने खेतों में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये योजना पूरे साल में 100 दिन का गारंटी देती है। तो इसलिए अगर वो 2-3 महीने 4 महीने खेती के टाइम काम नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाकी के 8-9 महीने में वो अपने 100 दिन पूरा कर सकते हैं। तो ये गांव के लोग तय करेंगे किस महीने में कितने आदमी लगेंगे, किस महीने में कौन से काम किए जाएंगे। और उस लेबर बजट को ग्राम पंचायत स्तर पे बनेगी, फिर वो जो है ब्लॉक स्तर पे कंपाइल होगा, फिर जिला स्तर पे कंपाइल होगा और फिर स्टेट स्तर पे कंपाइल होके पूरे स्टेट का लेबर बजट बनेगा। और उस एलबी को, लेबर बजट को एनुअल एक्शन प्लान से हम मैच कराएंगे। जैसे फरवरी के महीने में मान लीजिए 100 आदमी काम करेंगे, तो 100 आदमी काम किए, फरवरी के महीने में जितना मैंडेट जनरेट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम काम क्या लेंगे, इसको मैच कराना बहुत जरूरी है। और ये सारी प्लानिंग ग्रास रूट लेवल से, ग्राम पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से होती हुई स्टेट स्तर और भारत स्तर पे बनेगी। तो ये लेबर बजट के तहत जो है अनुसार केंद्र सरकार जो है इनको राशि देगी।
अभी भारत सरकार ने ये जो रसीद देने की बाध्यता और इस दिशा में एक बहुत अभूतपूर्व पहल की है और आईसीटी बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड बनेंगे। एंड टू एंड टेक्नोलॉजी के तहत गांव में हर पंचायत में एक मशीन लगाई जाएगी। उस मशीन में जैसे ही वो व्यक्ति आएगा, श्रमिक आएगा, टच स्क्रीन रहेगा, बायोमेट्रिक एनेबल्ड रहेगा और उसमें आवाज भी आएगी। लिखाई के साथ साथ आवाज भी आएगी ताकि किसी को लिखना पढ़ना अगर नहीं आता है तो वो सुन के समझ सकता है। कोई भी आदमी आएगा, वो अपना जैसे अंगुली लगाएगा उसमें वो आवाज आएगी कि आपने इस वर्ष अब तक 30 दिन काम किया, 15 दिन का रोजगार के लिए नीला बटन दबा, 30 दिन का रोजगार के लिए हरा बटन दबा। ऐसे करके आवाज आएगी, फिर वो बटन दबाते ही उसका एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा और जो डेटेड रिसीट वो ऑटोमेटिकली मशीन से जनरेट होगा। तो हमारा प्रयास अभी है कि ये जो रसीद के लिए श्रमिक और कर्मचारी का इंटरफेस को नील किया जाए। ऑटोमेटिक रसीद जनरेट होगी और उसका फिर कार्य का एलोकेशन भी हो जाएगा और एलोकेशन के बाद जब वो कार्य करने जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉनिक मस्ट्रोल से, ई मस्ट्रोल से जो जनरेट किए जाएंगे और वहां पे हैंड होल्ड डिवाइस से जीपीएस इनेबल्ड कोऑर्डिनेट्स उसमें होंगे और उसके तहत उसके अटेंडेंस लिए जाएंगे, ताकि जो ये घोस्ट नेम की बात आती है कि कोई आदमी बॉम्बे में है और उसका मस्ट्रोल में नाम दर्ज हो जाता है, तो जीपीएस इनेबल्ड होने के कारण उस व्यक्ति का वहां रहना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक एनेबल्ड होने के कारण उसका अंगूठा का निशान लेना अनिवार्य है। तो ये घोस्ट एंट्रीज, डेड एंट्रीज मस्ट्रोल में जो सुनने को आते हैं अखबारों के माध्यम से, वो आने बंद हो जाएंगे। तो इस दिशा में उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और फिर उसका जो पेमेंट होगा, पे स्लिप, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इंजीनियर नापी लेंगे, ऑटोमेटिकली पे स्लिप जनरेट होगा और ऑनलाइन वो पेमेंट जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस को पहुंच जाएगा और जहां से वो अपना 15 दिन के अंदर भुगतान उठा सकता है। तो ये आईसीटी बेस्ड जो पहल, बायोमेट्रिक बेस्ड और हैंड होल्ड डिवाइस बेस्ड ये पहल भारत सरकार ने अभी शुरू की है, जिसको निश्चित रूप से रोल आउट करने में वक्त लगेगा, पर वह दिन दूर नहीं जब हमारे नरेगा के अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, उनका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा, पे स्लिप, और इलेक्ट्रॉनिकली बैंक को जाएगी। तो और बैंक को ये भी दिक्कत आती है कि पेमेंट के समय उनको जो है दूर दूर जाना पड़ता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो भारत सरकार ने एक योजना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल की शुरू की है, ताकि हर पंचायत पे एक आदमी, जैसे आपका एटीएम मशीन रहता है तो उसी तरह का मशीन लेके एक आदमी बैठाया जाएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, और जैसे ही आप जाएंगे आपका बायोमेट्रिक और एरिस कैप्चर्ड रहेगा, आप अपना पैसा उस मशीन से किसी भी वक्त जाके निकाल सकते हैं। किसी को पोस्ट मास्टर या बैंक पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनका भुगतान होता है, वो काम करता है, काम की फिर नापी होती है और नापी के बाद जो है नापी के आधार पे भुगतान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि कार्य जो है नापी के आधार पे होता है, टास्क बेस्ड है। हर टास्क का एसओआर होता है, शेड्यूल ऑफ रेट होता है। जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको दाम मिलेगा। तो ये टास्क बेस्ड है और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरे योजना का। कार्यस्थल पे जो काम कराए जाते हैं उसका प्रबंधन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि स्मूथ रूप से लोग आएं, काम करें, उसकी नापी हो और नापी के बाद जो है उसकी रिकॉर्ड में डेली किसने कितना काम किया हिसाब रखा जा सके, ताकि उसके नापी के आधार पे पेमेंट मिले। तो हर एक कार्य पे प्रबंधन के लिए एक मेट रखने का, वर्क साइट सुपरवाइजर रखने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ग्राम सेवक एक होता है, रोजगार सेवक एक होता है, सरपंच साहब एक होते हैं, एक पंचायत में 4-5 गांव होते हैं, हर गांव में 2-2 काम एक साथ चल सकते हैं। 10 काम अगर एक पंचायत में चले
तो एक ग्राम सेवक या एक रोजगार सेवक उसको नहीं देखभाल कर सकता। इसीलिए इस योजना के गाइडलाइन में हर कार्य पे एक मेट रखने का प्रावधान है, वर्क साइट सुपरवाइजर, जिसका काम होगा काम शुरू कराना, मस्ट रोल पे अटेंडेंस लेना, लोगों को टास्क देना सुबह, और टास्क के साथ साथ उसको नापना आना चाहिए, और नापी करने के बाद जो है उसकी नापी डेली रिकॉर्ड करे, और मेट द्वारा नापी जो डेली रिकॉर्ड होगी उसके आधार पे जब 7 दिन या 15 दिन के पखवाड़े के बाद जब जूनियर इंजीनियर साहब आएंगे या टेक्निकल असिस्टेंट आएंगे, उस नापी को वो क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक करके मेजरमेंट बुक बनाएंगे, और मेजरमेंट बुक के आधार पे हर व्यक्ति को उस कार्य में कितना कितना पैसा मिलेगा उसका अंकन करेंगे और मस्ट रोल को पास करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था को जो है कार्यस्थल पे की व्यवस्था, न केवल अटेंडेंस लेना बल्कि हर कार्यस्थल पे छाया हो, एक बड़ी अनोखी योजना है। इसमें मैंडेट करता है कि हर कार्यस्थल पे पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया होनी चाहिए। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं और अगर 5 से अधिक बच्चे एक वर्क साइट पे आते हैं तो उसकी देखभाल करने के लिए आया रखने का भी प्रावधान है, और वो मेट जो है उसी गांव का व्यक्ति होगा, कम से कम 5वीं या 8वीं पास होना चाहिए, क्योंकि उसको अटेंडेंस लेना आना चाहिए, नापी लेना आना चाहिए, नापी देना आना चाहिए, मेजरमेंट करना आना चाहिए, और उस मेट का चयन जो है उसी गांव के लोग चयन करेंगे, उस कार्यस्थल के श्रमिक चयन करेंगे, सो दैट ही इज एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेट पूरे कार्यस्थल का प्रबंधन करेगा। खासकर ये मेट प्रणाली में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है। वहां फेमिन रिलीफ के काम हर दूसरे तीसरे साल होते थे और मेट सिस्टम का इजाद हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा आजकल महिलाएं भी मेट के रूप में आने लगी, महिलाएं वर्क साइट सुपरवाइजर बन रही, और ये शुरुआत मैं जालौर जिले में कलेक्टर के रूप में था जब ये योजना आई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी राजस्थान के इतिहास में, जालौर के राजस्थान के इतिहास, महिलाएं कभी भी वर्क साइट सुपरवाइजर नहीं रही थी। हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे उनका इम्पैनलमेंट किया, उनको ट्रेनिंग दी, रिपीटेड ट्रेनिंग देके उनका मनोबल बढ़ाया, और मनोबल बढ़ा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, MLAs, MPs, सरपंच साहिबान, ऑफ अधिकारी, ओपिनियन लीडर, सबको कॉन्फिडेंस में लेके हमने उसको, उन महिलाओं को वर्क साइट में एज ए वर्क साइट सुपरवाइजर नियोजित किया। और मैं बताना चाहूँगा, हम अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि हम घर में डेली देखते हैं कि वो कितना अच्छा मैनेजर के रूप में काम कर सकते, पूरा घर मैनेज करती है। फिर भी हमारे मन में एक माइंडसेट बना हुआ था कि वो वर्क साइट सुपरवाइज नहीं कर सकती। और मैं बताना चाहूँगा उनमें कुछ ऐसे क्वालिटी हैं जिसके चलते दे वेर एक्सेलेंट, दे प्रूव टू बी एक्सेलेंट वर्क साइट सुपरवाइजर बिकॉज दे आर मोर मेथोडिकल देन द मेल फोक्स। मुझे इस बात को एक आदमी होने के नाते इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे बनस्पत वे बेटर मैनेजर हैं, वे बढ़िया नियोजन कर सकते हैं, वे मेल फोक्स के बजाय ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा ईमानदारी से अपने कार्य, ज़्यादा कमिटमेंट से अपने कार्य निभाते हैं, एंड दे आर गॉड फियरिंग, एंड दिस क्वालिटी मेक्स देम वेरी डिसिप्लिन्ड। और मेरा जालौर का एक्सपीरियंस रहा है, 1.5 साल में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 to 45% वर्क साइट को वुमेन मेट से हमने मैनेज कराना शुरू किया। और वहाँ के सक्सेस को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया कि नरेगा में, महात्मा गांधी नरेगा में कम से कम 50% मेट महिलाएं होंगे, और आज के डेट में लगभग 40 से 50% मेट राजस्थान में महिलाएं हैं।